अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। काबीना से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर, जिसके बाद मुश्तरका कमेटी को तहलील कर दिया गया है। कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक आर्टिकल 243 में तब्दीली, आईनी अदालतों के क़याम समेत दीगर अहम शिकों पर तमाम अरकान ने इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए से बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से 140A में तरमीम, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा करने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की तजवीज़ पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कमेटी ने वज़ीर क़ानून और उन्हें ये इख्तियार दिया है कि वो 1 से 2 शिकों पर मुशावरत से फ़ैसला करें। अब इन तरामीम को ऐवान में पेश होने वाले फ़ाइनल ड्राफ्ट में अकोमोडेट किया जाता है या नहीं, इसका अंदाज़ा तो ऑब्वियसली वक्त आने पर ही होगा। बेशतर तरामीम मंजूर हुई, लेकिन कुछ को वापस भी लिया गया है। ऐसे ही एक तरमीम वज़ीर आज़म के ताउम्र इस्तिस्ना से मुतालिक भी थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लीगी रहनुमाओं ने यह तजवीज़ वापस ले लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सदर मुमलिकत को मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक हो गया है, लेकिन इसका इतलाक़ किस हद तक होगा ये फैसला होना अभी बाकी है। अगर ये तरमीम नाज़रीन मंजूर हो जाती है और उसके बाद आइन का हिस्सा बन जाती है तो सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इसका इतलाक़ माजी के केसेस पर होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो तोशाखाना और जाली अकाउंट समेत दीगर केसेस में आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने से जो आर्जी इस्तिस्ना मिला है वो मुस्तकिल इस्तिस्ना में तब्दील हो जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 11 मार्च 2024 को तोशाखाना और पाक लेन केस में आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना दिया था। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक पाक लेन केस में आसिफ अली जरदारी पर बतौर सदर शरीक मुल्जिमान के साथ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, बदनीयती से कर्ज लेने के लिए फ्रंट कंपनी बनाना, बतौर सदर पाकिस्तान असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम जारी करवाने और पाक लेन कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर फ्रॉड का मंसूबा तैयार करने का इल्ज़ाम था। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने गैर कानूनी काम को कवर देने के लिए फ्रंट कंपनी बनाई, फ्रॉड से हासिल रकम को अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किया और पे ऑर्डर्स के जरिए वही रकूम जाली अकाउंट्स में मुंतकिल की। तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी पर 15% कीमत अदा करके गाड़ियाँ हासिल करने का इल्ज़ाम था। आसिफ अली जरदारी को 2008 में मुत्तहिदा अरब इमारात से 2005 मॉडल की बुलेट प्रूफ BMW 750, 2007 मॉडल की लेक्सस जीप और लीबिया से 2000 मॉडल की BMW 760 गाड़ियां तोहफे में मिली थी। नैब के मुताबिक साबिक सदर फौरी तौर पर इन गाड़ियों की इत्तला देने और कैबिनेट डिवीजन के तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने न तो गाड़ियों के बारे में मुत्तला किया और न ही उन्हें जमा करवाया। दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी ठट्टा वाटर सप्लाई समेत तमाम केसेस को सियासी इंतकाम करार देते हैं। 27वीं तरमीम के बाद इन केसेस का मुस्तकबिल भी तय होगा। अपोजिशन ने इन तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलासों का बॉयकॉट किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसके बाद मुल्क गिर एहतजाजी जलसों का लाहेअमल दिया जाएगा। तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम सियाह भी मनाया जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त मौजूद है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कादिर बंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके साथ साथ जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा मेरे साथ मौजूद होंगे। बंदुखेल साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे बात कर लेते हैं। मुश्तरका तौर पर पार्लिमानी कमेटी का सदर मुमलिकत को इस मुस्तकिल इस्तिस्ना देने पर ये उसूली फैसला तो हो गया है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी ऐसी तजवीज़ आई थी, फिर उन्होंने बाकायदा इस बारे में ट्वीट किया कि मुझे जब मैं पहुंचा हूं तो मुझे पता चला है, और फिर उसके बाद मैंने फौरी तौर पर हिदायत की है ऐसी किसी भी तजवीज़ को ना देने की। तो आप नहीं समझते कि बेहतर होता अगर सदर साहब भी इसी तरह का कोई अमल करते? सर देखिए, मुझे इस बारे में अफनानुल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं उसको, क्योंकि अभी तक उनकी मिनट सामने नहीं आए हैं कमेटी के। कल सेनेट में फ़ाइल होंगे तो तफसील आएगा। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि एक सदर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा
डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को फ़ायदा होगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो 12 साल जो है ना ये सारी चीज़ें भुगत चुके हैं, और इन सब चीज़ों के बाद जेलें काट चुके और हैं। फिर मैं ये भी कहूँगा कि यकीनन वज़ीर-ए-आज़म का भी होना चाहिए, लेकिन ये बात तो हो नहीं सकती है कि शहबाज शरीफ साहब को पता ना हो और इनके सेनेटर्स ने उनकी इस्तिस्ना के लिए तरमीम जमा की है। लेकिन शायद उनको फिर बाद में ख्याल आया कि मेरे साथ साथ तो इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो जाएगा, तो शायद वापस लेना पड़ा। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सेनेटर्स ने बगैर इजाज़त के ये फ़ाइल किया हो। और ये एहसास उन्हें फारूक नाइक साहब ने दिलाया। वो जो भी है, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे अंदर की बात नहीं पता कि क्या बात हुई है। लेकिन सवाल ये, मैं ये भी साथ कहूँगा कि सदर पाकिस्तान चाहे आरिफ अलवी साहब हो या आसिफ अली जरदारी साहब हो या कोई भी हो, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं अफवाज पाकिस्तान का। और एक तरफ अगर पूरा उसको प्रोटोकॉल और पूरा मिलिट्री और एयरफोर्स और सब खोल देते हैं, और वही शख्स होता है जब वो रिटायर्ड होता है, ओहदे से हट जाता है, तो अगले दिन एक आम सिपाही जिसको हम टुल्ला कहते हैं वो उनको घसीटे और उसको करे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी एक उस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे इसकी तफसील नहीं पता, अफनानुल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं। सर मुझे ये फरमाइए कि आप माहिर कानून भी हैं और आपने आरिफ अलवी साहब का तस्करा कर दिया कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उनको हासिल होगा इससे। तो अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो क्या साबिक़ सुदूर पर भी इसका ये रिफ्लेक्ट करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में उसके ऊपर होगा इस वजह से, और या कोई स्पेसिफिक अगर इसके अल्फाज लिखे होंगे तो मैं दोबारा कहूँगा कि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके क्या सूरत हाल है, अंदर क्या है। जब एक तहरी तौर पे मिनट्स आएंगे और वो जमा होंगे साथ में रिकमेंडेशन के तौर पे स्टैंडिंग कमेटीज़ के सेनेट में या कौमी असम्बली में, तो वो ज़्यादा एक अतमी जो है ना वो उनके हरूफ होंगे कि उसके साथ क्या क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है अगर है तो सबके ऊपर होगा। मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है, अगर होगा तो सबके ऊपर होगा, स्पेसिफिकली किसी के ऊपर नहीं होगा। और अगर फायदा आसिफ अली जरदारी साहब को होगा तो आरिफ अलवी साहब को भी होगा। ठीक, शौकत यूसुफजई साहब, आज बड़ी सिचुएशन, इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई इजलास में जब ये कहा गया कि आप लोग स्पेसिफिक एक दो शिकों पर बात कर रहे हैं, बाकी शिकों पर बात नहीं कर रहे। तो यानी बाकी जगहों पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है या बाकी शिकों से आप मुत्तफिक नज़र आते हैं इसलिए उन पर बात नहीं कर रहे। तो सर क्या उसमें ये वाली शिक भी शामिल है, क्योंकि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जब कह रहे हैं कादिर मंदुखेल साहब भी कि आरिफ अलवी साहब को भी होगा, तो इस शिक से आप मुत्तफिक हैं क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो टोला बैठा हुआ है इक़्तिदार में, ये वो अंजुमन क्या कहते हैं, अंजुमन है कि आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। आवाम तो गए, आवाम का तो कोई पुरसान हाल नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट के तो सारे पर काट दिए गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि आईनी अदालत अगर मजबूत भी हो गई तो आम आदमी को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आम आदमी के लिए तो वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है। लेकिन आप देखें कि जजों की तकर्री, जजों की जो ट्रांसफ़र का जो इसमें इशू लाया गया है, अगर जजेस ट्रांसफ़र होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी जज जो है वो इसके लिए तैयार होगा कि यार मुझे इस्लामाबाद से चतराल भेज दे या इस्लामाबाद से बलूचिस्तान भेज दे बस। तो वो तो कोई भी ऐसे फैसला करेगा ही नहीं जिससे हुकूमत नाराज़ हो जाए। तो आवाम को तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल पहले से 26वीं आईनी तरमीम से जो आवाम को थोड़ा बहुत इंसाफ का हुआ था वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन अब तो बिल्कुल कील ठोंक दी गई है ना। और आपस में मतलब मैं समझ नहीं आ रही है, एनपी ने हिमायत कर दी है कि जी खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा कर दिया जाए। खुदा के वास्ते नाम से हमें क्या कुछ मिलेगा भाई? अगर आपने मांगना ही है तो मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आप ये सदर वाली बात से मुतफिक हैं या नहीं। बहरहाल मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अफनान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, मैं आती हूँ। ठीक है शौकत साहब, आपका जवाब आ गया, आप मुतफिक नहीं है इस बात से, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा अफनान साहब से भी सवाल ले लूं। जब हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जो उस जैसा खलीफा है, अगर उससे कोई पूछता है कि ये जो चादर आपने बड़ी, उसको जवाब देना पड़ा है कि मेरे बेटे की चादर इसमें शामिल है। तो अब आप यहाँ पे आप करते हैं सियासत
और आप कहते हैं कि जी मुझसे कुछ ना पूछा जाए। जिस वक्त ये घड़ी वाला मामला उठा था और उस वक्त भी जो एक जवाब आया था कि मेरी घड़ी मैं क्यों बताऊं या मुझसे क्यों पूछा जाता है, तो ये आपकी बात सही है कि जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हो गया था तो तमाम लोग इसके अंदर आते भी हैं, उनको जवाब देना भी चाहिए जो आवाम की खिदमत करने के लिए अहम ओहदों पर आता है। अफरान साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये फरमाइए, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से एक तजवीज़ आई इस्तिस्ना के हवाले से, फिर उसके बाद आज वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया, अच्छा अमल है उनका, लेकिन सर कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं, जैसे कि सॉले जाफ़र साहब हैं, वो कह रहे हैं कि फ़ारूक इश्नाइक साहब ने बताया उनको कि अल्टीमेटली फिर इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा, तो इस वजह से फिर ये तजवीज़ जो है वो मना कर दी गई वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, और फिर यही कादिर मंदोखेल साहब भी बात कर रहे हैं। वैसे जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें वज़ीर आज़म साहब तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, वज़ीर आज़म साहब तो अज़रबैजान में थे, वो तो कल रात को पहुँचे हैं वापस। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और उन्होंने आते ही जैसे ही उनको पता चला उन्होंने ट्वीट किया इसके ऊपर कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं बतौर वज़ीर आज़म ये नहीं चाहता, जो कि उनकी बड़ी अच्छी बात है। हालांकि इसमें मैं नहीं समझता कि जो हमारी मुल्क की तारीख रही है उसमें कोई बुराई है अगर वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दे दी जाए, क्योंकि जो कुछ पानामा के फ़ैसले में हुआ, जो इसके अलावा बहुत दफ़ा वज़ीर आज़मों के साथ हुआ, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये इतनी कोई बुरी सजेशन नहीं थी, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये इसके ऊपर हम नहीं चाहते कि अमल दरामद हो, और फिर उसको वापस ले लिया गया। सदर साहब को ताहयात उनको इस्तिस्ना दे रहे हैं क्योंकि मंजूरी नहीं हुई है, अभी जो ड्राफ्ट आया है सामने उसमें नहीं हो गई मंजूरी, हो गई जो है? फाइनल ड्राफ्ट है वो मंजूर हुए हुए तो क्यों आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ताहयात उनको इस्तिस्ना होगा। अब देखें आखिरी कोई 5-10 मिनट पहले कोई तब्दीली होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने ड्राफ्ट देखा तो उसमें तो यही था जो आप कह रही हैं, जो मैं कह रही हूँ जी। और वही गवर्नर जो है उनको नहीं वो होगी, एक ही ड्राफ्ट है जो कि मंजूर हुआ है। जी वो एक ही ड्राफ्ट मंजूर हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि मैं हाउस में था, ये कमेटी में मीटिंग चल रही थी, तो मैं बैक एंड फोर कर रहा था, मेरा ख्याल है कि हो गया पास है। सही आप कह रहे हैं ये पास हो गया। अच्छा अब मुझे ये फरमाइए अफनान साहब, 27वीं तरमीम के बाद खान साहब जेल में रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो अब हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना वो जेल में रहें या बाहर रहें। नहीं, हुकूमत को तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जेल में रहे या बाहर हैं। वो इसलिए हुकूमत वो जेल में नहीं है क्योंकि 27वीं या 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क में नहीं थी, वो इसलिए जेल में क्योंकि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो ज़मीनें ली थी ब्राइब के तौर पे और तकरीबन 60 अरब रुपए का 70 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया था बिजनेसमैन को, और उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए थे बजाय इसके वो सरकार के अकाउंट में आते। ये बुनियाद है उस केस की, इस वजह से वो उसका 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत के हवाले से, क्योंकि अब जब आपने बता दिया है कि मंजूर हो गई है, वो तरमीम मौजूद है, मतलब कमेटी में मंजूर हो गई, वही उसी इजलास के हवाले से ही बात कर रहे थे ना। अब आप मुझे बताइए कि होगा क्या उससे कि जो पिछले मुकदमात हैं, क्योंकि मुकदमात क्या क्या हैं, क्या क्या इल्जामात लगते रहे हैं मौजूदा सदर पर, उसकी मैंने अभी डिटेल बताई है, तो उन पर भी इसका इतलाक होगा फिर? नहीं देखिए, बिल्कुल इस्तिस्ना जब मिल जाएगी तो फिर उसका इतलाक तो उनके ऊपर भी होगा। और लेकिन देखिए एक बात आप ध्यान में रखें, किसी भी किस्म की कोई भी इस्तिस्ना हो जी तो पार्लियामान के पास ये हक रहता है कि वो उसको विड्रॉ कर सकती है। कोई फुल एंड फाइनल मामला नहीं होता, अगर तमाम पार्लियामान ये चाहे तो किसी को भी इम्पीच कर सकते हैं। ये आर्टिकल 47 है आइन में, उसमें मौजूद है। बिल्कुल ठीक। कादिर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। सर मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से अब अपोजिशन की जानिब से हम सुन रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, यौम सियाह का ऐलान कर रहे हैं, अब इनके इजलास वगैरह और जलसे वगैरह भी शुरू होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई मुनज़्ज़म जलसे अपोजिशन कर पाएगी इस वक्त? किरण, सबसे पहले तो पीटीआई ने जो गलती की थी पंजाब असम्बली से या कौमी असम्बली से या खैबर पख्तूनख्वा से जो पिछली मरतबा इस्तीफ़ा दिए थे, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक इस मरतबा की है कि उन्होंने कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया। अब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी पार्लियामेंटेरियन रहे और अफनानुल्लाह साहब भी है, सब कुछ तो कमेटी में होता है। इसमें हाउस में तो सिर्फ वोटिंग होता है या कोई डिबेट होती है, लेकिन उसकी डिबेट का न स्पीकर पाबंद होता है न हाउस पाबंद होता है, लेकिन कमेटी में जो चीज़ रिकमेंड हो जाती है वो हाउस भी पाबंद होता है। हाउस से मुराद ये कि वो पार्टी पाबंद होती है जिनके नुमाइंदे ने ये अप्रूव किया है। तो पीटीआई ने तो सबसे बड़ी गलती कर ली है जब वो कमेटियों से अलग हो गए। आज उनको ये दिन देखना पड़ा ये दूर से। यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में हर हुकूमत की अपोजिशन होती है और अपोजिशन का काम ये कि वो एक अपना किरदार अदा करे, कम से कम असम्बली के रिकॉर्ड में ये चीज़ लाए कि हमने फ़लाँ फ़लाँ की मुखालफत की। आपको मैं हवाला दूँ, पिछला जो 26वीं तरमीम पास हुआ
और गो के उसने मौलाना साहब के साथ इनकी पार्टी ने रऊफ़ हसन साहब और गौर खान साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद, उसने कहा ये तो मसौदा ही हमारा इतने अच्छा है। वो अलग बात है कि खान साहब ने नहीं माना। उसके बाद जब ये असम्बली में पेश हुआ तो उन्होंने बायकाट किया है। बायकाट करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए कि आप ये बताओ कि आपने मुखालफत की, उसने बोले नहीं हमने बायकाट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बायकाट तो मतलब आपने सेफ एग्जिट दिया है, आपको मुखालफत करनी चाहिए। तो एक मरतबा फिर पीटीआई ने गलती की है, यही सवाल मुझे पूछने दें शौकत साहब, पास हो गए। आप लोगों की तरफ से जलसों का ऐलान कर दिया गया तरमीम की मुखालिफत में, आप लोग बॉयकॉट करेंगे, आप लोग यौम सियाह मनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये नहीं था जो बात कादिर मंदुखेल साहब कर रहे हैं कि आप लोग कमेटियों का हिस्सा बनते, जो आपकी तजावीज होती वो आप सामने रखते, फिर अगर वो मुस्तरद होती उसके बाद आप अगर जलसे करते, उसके बाद अगर आप एहतजाज करते तो वो वैलिड भी होता। सर किरण देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पार्लियामेंट तो रही नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इस पार्लियामेंट की। यानी प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था कि कौन सी तरमीम आ रही है। अब ये एक अजीब सी बात है ना, आप टीवी पे खुद भी कह रही है प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, तो कौन लेकर ये तरमीम लेकर आया था, इतनी बड़ी तरमीम। लेकिन सर जो आप लोग करने जा रहे हैं उससे भी तो आप तरमीम रोक नहीं पाएंगे ना सर। तो देखें, नहीं देखें, अगर हम असम्बली में अगर हम इन कमेटियों से ना भी जाते ना तब भी हम नहीं रोक सकते थे, इसलिए कि देखें ना जो जाली अक्सरियत बनी, अब वो अक्सरियत तो है, उस अक्सरियत की बुनियाद पे ये पास कर लेते। लेकिन हम कौम को बताना चाहते हैं कि इससे जो फ़ायदा हो रहा है वो इसी टोले को हो रहा है और कोई कौम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए आपकी जमहूरियत ख़त्म हो रही है। आप वही पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत कहती थी आज जिस तरामीम के साथ ये बैठी है। सर ये किस नौयत का एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, क्या होगा? आज रात 8:30 बजे 2 शेर पढ़ने थे सर, आपने खड़े होकर नारे लगाने थे जी, लगाए सर? जी बिल्कुल जी लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये चीज़ तो बड़ी मामूली सी लग रही है, लेकिन ये टोकन है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आवाम इसके साथ नहीं है, आवाम उस हुकूमत के साथ नहीं है। यही बताना लगाए, शेर पढ़े और आप जी क्यों नहीं पढ़े? यही तो जो दस्तूर बना है, इस दस्तूर को कौन मानेगा? आप बताएं ना मुझे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बेबस कर दिया गया है, जिस तरह आइंदा कि जी फलां को इस्तिस्ना मिल गया है, शेर पढ़े, क्या इसका क्या मतलब है? कहाँ नारे लगाए? अपने घरों की छतों पर खड़े होकर नारे लगाए या शेर पढ़े? क्या किया है जी? हर एक ने अपनी अपनी जगह पे लगाया, हर एक ने जी। देखिए एक रिकॉर्ड करना है ना अपने घरों में, बाद में वायरल भी कर दूंगा। अफतान साहब अब तो आप लोग खुश होंगे सर, इतनी ऑपोजिशन आपने कमजोर कर दी है कि वो अपने घर में खड़े होकर नारे लगाते हैं और शेर पढ़ देते हैं सर। नहीं घर में खड़े नहीं, हर एक अपना जो है ना, ये घरों में खड़े होकर नारे लगा के खुश होना चाहते हैं। आवाज पहुंचानी है आवाम तक। सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है अपनी आवाज पहुंचाएगा और पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि ये जो हुकूमत है ये ना आइन को मान रही है, ना कानून को मान रही है, ये जबरदस्ती तरमीम लाकर इस मुझे जवाब तो लेने दें, मैंने आपसे जवाब ले लिया, अफनान साहब से तो जवाब लेने दें। ठीक, अब जवाब तो लेने दें सर। जी सब कुछ ख़त्म के ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि इनके जो वज़ीर आज़म और इनके जो लीडर थे वो ये फरमाते थे, उनके अक़वाले ज़री बहुत सारे हैं। एक उनका अक़वाले ज़री ये था कि उन्होंने खुद फरमाया कि मैं तो एजेंसियों को कहता था कि बंदे पूरे करो, तो वो बंदे पूरे करती थी। ये थी इनकी जमहूरियत। हमें अपने जब बजट के बिल पास करने होते तो मैं एजेंसियों से कहता था ये वाली अजीम जमहूरियत जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर लेके आए। फिर इनकी अजीम जमहूरियत के अंदर RTS बिठाए गए, इनकी अजीम जमहूरियत में अपोजिशन को जेलों में बंद किया गया। ANP की जो तजवीज़ है उससे इत्तेफाक करती है नून लीग? कौन सी? पख्तूनख्वा वाली। देखिए वो बात ये है कि वो मतलब कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने उसके खिलाफ भी बोला है आज हाउस में, तो वो कंट्रोवर्शियल चीज़ है। वैसे मुझे तो मतलब कि हमें तो नून लीग उसकी हिमायत नहीं करती। मतलब हम देख रहे हैं कि माहौल उसका क्या बनता है। अगर कमेटी और बाकी अलाइज उसके ऊपर ओके कर देते तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और ये 18वीं तरमीम में कादिर मंदुखेल साहब सबको मिलाकर ये फाइनल किया गया था, जिसमें इस सूबे के बड़े स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस बार इस बात को? ये आप पुख्तनख्वा की बात कर रहे हो? पुख्तनख्वा, खैबर पुख्तनख्वा के नाम की बात कर रही हो आप? जी बिल्कुल हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख़ में शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को नाम पीपल्स पार्टी ने दिया है, लेकिन उस वक्त भी नून लीग रुकावट बनी थी। उन्होंने पुख्तनख्वा के साथ खैबर का ज़िद किया है।
और यकीनन उस वक्त ANP ने भी माना, हमने भी माना कि चलो ठीक है NWP से जो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन आज भी ANP का जो तजवीज़ है वो वैलिड है। इस वजह से खैबर तो एक ज़िले का नाम है जो बॉर्डर एरिया है, तो आप खामखा सूबे का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर सिंध नाम है, पंजाब है, यानी आप इस तजवीज़ पे मुत्तफिक हैं, ठीक है, इसकी मंजूरी तो नहीं हुई है वैसे शौकत साहब? सर बिल्कुल ठीक, शौकत साहब इस पर इसकी मंजूरी तो नहीं हुई है वैसे, मौक़िफ़ क्या है PTI का? देखिए, जो जिस तरीके से ये तरामीम आई है ना और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचाया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी तो यहाँ पे तो दहशतगर्दी का सामना है, हमें ना बहुत मुश्किलात का सामना है। इस सूबे को 2200 अरब रुपए दबा के बैठा है मरकज़ हमारे। तो मेरा ये ख्याल था कि ANP जो अपने आप को सूबाई हकूक़ के अलंबरदार कहती है, वो ये तजवीज़ देगी कि जी हमें सूबे के हकूक़ अदा करें सबसे पहले, और वो जो फाटा के नाम पे जो 100 अरब देने थे सारे सूबों ने मिलकर, वो पैसे अदा किए जाएं ताकि ये सूबा दहशतगर्दी से भी पाक हो और अपने लिए तरक्की के रास्ते भी तलाश करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैम नामों के पीछे पड़े हैं, ठीक है पुख्तनख्वा हो जाए, खैबर पुख्तनख्वा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हो गया नाम, करते हैं तब भी करें, नहीं करते हैं ना भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सूबे के हकूक़ की बात नहीं है या कोई हिमायत इस पर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हो या पख्तूनख्वा हो, कुछ भी हो आपके लिए चलेगा दोनों? देखिए, हमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है आवाम को। इस वक्त आवाम को आपका अंदाजा नहीं है कि वो महंगाई के आते किस कदर रुल रहे हैं। ना इन्होंने 1 रुपए का रिलीफ दिया है इतने अरसे में, ना तो चीनी सस्ती की, ना आटा सस्ता किया, ना वो चीनी चोर पकड़े गए, ना मतलब क्या इस मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन तमाम चीजों से हटके जरा एक सवाल आपसे करना चाहूँ सर, मुझे ये बता दीजिए कि ये ऑपोजिशन लीडर की तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हक है ऑपोजिशन का, क्यों नामजद नहीं कर रहे हैं सर? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि देखिए, इमरान खान साहब ने एक मजाक बना लिया, जब इनका दिल जाता है किसी को अपोजिशन लीडर लगाते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं चंद दिनों बाद। कभी दिल जाते हैं, ये इन्होंने कितनी दफा कर चुके हैं ये। कभी कहते हैं कमेटियों में आएंगे, कमेटी का चेयरमैन लगाते हैं, उसके बाद कमेटियों में नहीं आते। अपोजिशन कहते हैं कमेटी साइन करके दे तो दिया सर। अब नहीं, देखिए बात ये है कि इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई इमरान खान साहब की जाती जागीर नहीं है, ये जो पार्लियामान है कि जब दिल जाए सुबह उठे जो है उठा के बंदा चेंज करके दूसरे बंदे को लगा दिया। भाई आप एक बंदे को लगाएं जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये उनका लेना देना है ना इस बात से। आप क्यों आईनो कानून नहीं, हम इंशाल्लाह लगा देंगे, हम इंशाल्लाह लगा देंगे। तो आईन कानून तरमीम से पहले तरमीम के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो 243 में तरमीम हो रही है, इस पर बात करने के लिए कमर चीमा साहब जो कि माहिर दिफाई उमूर के मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। कमर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके बाद अस्करी ढांचे में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो रहा है, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा और ये आर्मी चीफ के पास होगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है और मौजूदा हालात में ये क्यों ज़रूरी था, क्यों नागुज़ीर था, ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज़ का हमें समझ होने चाहिए कि मुल्क के अंदर कोई सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की और तमाम सर्विसेज चीफ की। सो वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी है वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है। एक तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको पता है अब जो ज़माना है वो चेंज हो गया है। पहले होता था लैंड, एयर एंड सी, 3 किस्म की जंगें लड़ते थे। अब आप लड़ते हैं साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब जो ज़माना है वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके जो पड़ोस भारत है वो इस वक्त भी ट्रेशल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो भी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक जो हिस्ट्री है वो ये रही है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग के हवाले से उनसे पूछा जाता है, बिकॉज वो लैंड फोर्सेस को हेड करते हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है या जो उनकी जो इनपुट है वो ज़्यादा ली जाती है। आपका इतना 2600-2700 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, आपका इंडिया के साथ बॉर्डर है, जो हर वक्त एक वो हिंदुत्ववाद सोच जो है वो लागू है और वो आपको जिंगोइज्म की बातें करते रहते हैं। सो जो करैक्टर ऑफ वॉर है वो चेंज हो गया है। इसके लिए आपका और फिर ये भी चीज समझनी है कि हर मुल्क का एक स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है और लैंड स्ट्रैटेजी जो होती है, जो जमीनी फौज के जो जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका रोल ज्यादा होता है। इस वजह से जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक कल्चर डिफरेंट है। सो हमारे कल्चर के अंदर, स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर
आर्मी चीफ का डिसीजन मेकिंग में रोल भी ज्यादा होता है, इसलिए नेचर ऑफ वॉर भी चेंज हो गई है। और अब हमें बहुत सारे और जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसमें भी क्लैरिटी चाहिए। आपको पता है कि पहले एक सर मुझे फरमाइए, कहा जाता है कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है ये तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन के लिए था, लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है ये कमांडिंग है। तो क्या इसके बाद तमाम फोर्सेस के फैसलों का इख्तियार जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास होगा? कमर साहब देखिए, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था वो एक सेरेमोनियल रोल था, वो एक इनफेक्टिव पोजीशन थी। आज भी देखिए तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं वो तमाम अपने रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, वो अपनी प्रमोशंस करेंगे, वो पोस्टिंग्स करेंगे, वहां पे जो भी एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, जो जो उन्होंने अपनी सिस्टम के अंदर करना है उनको करेंगे। उसमें जारी बात है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो उनका रोल नहीं है, वो एक इंटरनल रोल सर्विसेज चीफ का, एयर चीफ का और नेवी चीफ का है। ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये जो करेक्टर ऑफ वॉर चेंज होने की वजह से रिसेंटली आपने देखा, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये तब्दीलियां आ रही हैं, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है, ग्लोबल मिलिट्री मॉडल्स जो हैं वो बदले जा चुके हैं, डिफेंस फोर्सेस जो है वो मॉडर्नाइज हो रही हैं, डिफेंस मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है। तो इस वजह से ये जो रोल है ये चाहिए था। और मैं समझता हूं कि क्योंकि रिसेंटली आपको पता है ये जो जंग हुई उसमें भी हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग तेज करनी पड़ी, फैसला साजी, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मजबूत करनी पड़ती है, जो किसी किस्म और सर ये चीज बताइए ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो नेवी की भी और एयरफोर्स की भी कमांड करेंगे सर? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो जारी बात है जो रोल है वो तो तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनका जो रोल है वो ज्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो लैंड फोर्सेस का हमेशा रोल ज्यादा होता है। और अब ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी माजी में भी ऐसे ही था कि आपकी जो आर्मी है उससे डिसीजन मेकिंग में उसका रोल जो होता था वो ज्यादा होता था, उससे पूछा जाता था, उससे इंगेज ज्यादा किया जाता था, हुकूमत उन्हें ज्यादा कंसल्ट करती थी और उसका रोल डोमिनेंट रहा। ये कोई नई चीज नहीं है, ये समझे ये जो अमेंडमेंट की गई है वो जो और सर कई सारे मुमालिक इस फॉर्मूले पर वैसे जा भी चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया जो हमारा असली दुश्मन है वो भी। सर मुझे ये फरमाइए कि जो नई तरमीम है इसके तहत नेशनल जी कमर साहब आप जुमला मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ इंडिया, अमेरिका, बर्तानिया, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये सिस्टम राइज है, बिकॉज नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है। ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये फरमाइए सर, इस नई तरमीम के तहत नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी बनाई जाएगी और इसका कमांड भी पाक फौज से ही होगा, तो ये किन चीजों को कमांड करेंगे सर? देखिए, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है जो कि जारी बात है न्यूक्लियर कंट्रोल के हवाले से है, ये देखें ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। ये भी सिविलियन लेड है। आप देखिए, जो कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, ये जारी बात है ये कोई पॉलिसी मेकर नहीं होंगे, ये बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जो कि जिसका मतलब है कि सिविलियन सुप्रीमेसी है, पहली बात है। दूसरी बात ये होगी, दूसरी बात ये है कि आपको पता है पहले एक स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, वो हमेशा आर्मी उसको लीड करती है। तो ये बेसिकली ये एक सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो क्रिएट की गई है, ये बेसिकली इसमें न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, उसकी सेफ्टी, उसकी कमांड एंड कंट्रोल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये उन्हीं को देखेंगे। लेकिन जारी बात है ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो एडवाइस पे ये ओहदा आएगा। सो ये भी एक मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरह के खतरात हैं भारत की तरफ से हर रोज जो एक जंगी जो जुनून वहां पे है, उस हवाले से ये जो नया ओहदा क्रिएट किया गया, मैं समझता हूं इससे भी मजीद एक मैसेजिंग भारत को गई है कि ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब, साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान, यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहूँगी खुशामदीद। ईरानी सदर ने तेहरान के खाली होने का खदशा जाहिर कर दिया है। ईरानी दारुल हुकूमत की 1 करोड़ आबादी को अगले माह तक मुल्क के दूसरे इलाकों की तरफ जाना पड़ सकता है और इस खदशे का इजहार खुद ईरानी सदर ने किया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस खदशे के पीछे कोई मुमकिना जंग नहीं है, बल्कि पानी है। इस वक्त ईरान को शदीद तरीन खुश्क साली का सामना है। तेहरान में पिछले 100 साल के दौरान सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि आधे ईरान में कई महीनों से आसमान से एक बूंद पानी तक नहीं टपका, जिसकी वजह से पूरे ईरान, खास तौर पर तेहरान में पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है। सरकारी
आदाद शुमार के मुताबिक ईरान में गुज़िश्ता साल के दौरान बारिशें औसतन 40 से 45% कम रही हैं, जबकि कुछ सूबों में ये कमी 70% से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पानी की इस बदतरीन कमी से निपटने के लिए ईरानी हुकूमत ने तेहरान की 1 करोड़ आबादी को पानी की फराहमी वक्फे से बंद करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। कई इलाकों में तो रात के वक्त पानी बंद होने की तलात आ रही हैं। दारुल हुकूमत तेहरान, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर, इसकी आबादी के पानी का इन्हिसार 5 मरकजी डैम्स पर है, जिनमें से एक डैम तकरीबन सूख चुका है और इसमें सिर्फ 1% पानी रह गया है। तेहरान को पानी फराहम करने वाले दूसरे अमीर कबीर डैम में भी पानी रिकॉर्ड सतह से नीचे जा चुका है। कुछ माहिरीन तो पानी के इस बहरान को पानी का दिवालियापन करार दे रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो पानी को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हुए इसमें कम से कम 20% तक कमी लाएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस सूरत हाल का कोई हल या मुस्तकबिल की कोई हिकमत अमली अभी तक वाज़ेह नहीं की गई है, जो इस सूरत हाल के मज़ीद ख़तरनाक होने की तरफ एक इशारा तस्वुर की जा रही है। कई माहिरीन का ये मानना है कि ईरान दहाइयों से फितरत के फराहम करदा पानी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में पहले दरिया और आबी ज़खायर खात्मे के करीब पहुँचे। इसके बाद ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में अंदाज़ों के मुताबिक अब तक 70% से ज़ायद ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। ईरान में ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर सुकड़ने की वजह से कुछ इलाकों में ज़मीन सालाना 25 सेंटीमीटर तक धंस रही है, लेकिन आने वाले वक्तों में पानी की कमी के हवाले से कोई पेशगी इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। माहिरीन ईरान में पानी की कमी को मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ ईरानी हुकूमतों की बद इंतज़ामी भी करार दे रहे हैं। पानी की कमी की वजह से ईरान में बिजली का शदीद बहरान भी खड़ा हो चुका है। पानी के ज़खायर ख़त्म होने की वजह से ईरान में पन बिजली की पैदावार भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। ईरान में पानी के इस बहरान का असर खित्ते की सियासी चप्पलिश पर भी असरअंदाज हो रहा है। जून की 10 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के बाद अगस्त में इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान में पानी की क़िल्लत के मामले को अपने शरंगेज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए ईरानी अवाम को एक वीडियो पैगाम में पेशकश की थी कि अगर ईरानी अपनी हुकूमत से आज़ाद हो जाएं तो इसराइल के माहिरीन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हर ईरानी शहर में साफ पानी के मंसूबे लगा देंगे। नेतन्याहू के इस शरंगेज़ बयान को ईरानी सदर ने यह कहकर शर्मिंदा और लाजवाब कर दिया था कि जिस इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीनियों का पानी और खुराक बंद की हुई है, वो ईरानी शहरियों को क्या पानी पिलाएगी। ईरान को दरपेश पानी की शदीद किल्लत के साथ इसको शदीद माशी मसाइल का भी सामना है। आलमी पाबंदियों के बाइस पहले ही ईरानी मईशत का शिकार थी, लेकिन इस साल जून में 10 रोज़ा इसराइल ईरान जंग के नतीजे में ईरानी तेल की बरामदात आधी रह गई हैं। कुछ गैस फील्ड्स भी बंद होने से पाबंदियों का शिकार है। ईरानी मईशत मजीद कमज़ोर हो रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के दोबारा नफाज के साथ बढ़ती हुई बेरोज़गारी और सरमायाकारी में कमी ने ईरान की माशी इक़्तिसादी पोजीशन को शदीद गैर मुस्तहकम कर दिया है। इन्हीं आलमी पाबंदियों की वजह से ईरानी करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है। ईरानी रियाल की कदर 35% से ज़ायद महंगाई की शरह की वजह से शदीद अबतर हो चुकी है। इस साल मार्च में सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि एक अमरीकी डॉलर 10,50,000 ईरानी रियाल में बिक रहा था, लेकिन अब ये सूरत हाल 42,000 अमरीकी डॉलर तक वापस आ चुकी है। इस वक्त 1,000 पाकिस्तानी रुपए 1.5 लाख ईरानी रियाल बनते हैं। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि जो एक अंडा पाकिस्तान में 30 रुपए का मिलता है, वही एक अंडा ईरान में 10,000 रियाल का मिलता है। यूँ रोज़ाना का सामान लाखों और महीनों करोड़ों रियाल में आता है, जिसकी कैलकुलेशन इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। इसलिए ईरानी पार्लियामेंट ने करेंसी नोट से 4 सिफर निकालने का फैसला किया है, जिसके बाद 10,000 का नोट 1 रियाल बन जाएगा। यूँ चीज़ों की ख़रीदारी में आसानी होगी कैलकुलेशन में, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मईशत पर इसका कोई असर होगा। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को, इसकी मुश्किलात को आसान करने के लिए किया गया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पान।